हेलो बच्चों। तो हम लोग आज सेल बायोलॉजी वाला यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, मतलब कोशिका जीवन की इकाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यही चैप्टर जो रहती है सभी चैप्टर में यूज़ होती है, क्योंकि सेल के बारे में जब तक हम लोग जानेंगे नहीं तब तक हम लोग सेल के अंदर में जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है जैसे मेटाबॉलिज्म वगैरह वगैरह, रेस्पिरेशन, है ना, और भी बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ है, साइक्लोसिस मूवमेंट वगैरह, तो इन सब के बारे में हम लोग नहीं जान पाएंगे। ठीक है, इसीलिए ये चैप्टर को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं कोशिका के बारे में कि कोशिका होती क्या है। कि देखो, कोशिका का बेसिक डेफिनेशन ये होता है कि जितने भी जीव है इस दुनिया में वो सभी जो है कोशिका से मिलकर बने हैं, और कोशिका ही एक ऐसा इकाई होता है जो जीवन को डिसाइड करता है। मतलब बोला जाए कि कोशिका जो होती है ना, जीवन की इकाई होती है। बिना कोशिका के जीवन जो है संभव नहीं होती। तो हम लोग आज इसके ऊपर में, है ना, विशेष चर्चा करने जा रहे हैं, है ना। इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, इसमें क्या क्या होती है जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं कोशिका चैप्टर को। तो कोशिका क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो कोशिका जीवन की कोशिका जीवन की दो बातें पढ़ेंगे हम लोग, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो इन दोनों वर्ड को हम लोग जानेंगे, दोनों शब्दों को, कि ये क्या चीज़ है ना। तो देखें, कोशिका को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेल, और इसके बारे में जब भी हम स्टडी करते हैं, है ना, सेल के बारे में अध्ययन, तो हम लोग सेल के बारे में जब भी अध्ययन करते हैं, बारे में अध्ययन, तो बायोलॉजी में एक अलग ही ब्रांच आ जाती है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल, जहाँ पर साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब है यहाँ पर स्टडी करना। तो सेल के बारे में जहाँ पर जिस सब्जेक्ट में या जिस विषय में, है ना, स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी में ही सेल के बारे में स्टडी किया जाता है। ठीक है, नीट के पर्पज से बात करें तो नीट एग्जाम में इसमें से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना। और ये क्वेश्चन जो रहेंगे कभी कभी दूसरे चैप्टर से रिलेट करके भी देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर बोला जाए कि सेल बायोलॉजी में सेल वाला जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए, हम लोग सेल के बारे में तो स्टडी करते हैं साइटोलॉजी के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पर दो बातें बोल रहे हैं। क्या, कौन सा? एक हम बोल रहे हैं संरचनात्मक और दूसरा बोल रहे हैं हम लोग क्या, क्रियात्मक। मतलब कोई भी जीव जो रहती है ना, मतलब या किसी भी जीव का जो जीवन है उसमें उस जीवन का हिस्सा होना ही संरचना होती है, मतलब संरचनात्मक घटक। दूसरा, उसमें जब वो क्रिया करने लग जाती है, मतलब क्रियात्मक पहलू का भी जब हम देखेंगे कि जीवन को चलाने के लिए जो चीजों की जरूरत पड़ती है, जो कार्यों की जरूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं क्रियात्मक। तो ये जो कोशिका है ना, दोनों चीजें हैं यहाँ पर। एक क्या, एक संरचनात्मक भी है, दूसरा क्या है, क्रियात्मक। संरचनात्मक का मतलब क्या होता है कि कोई भी जीव का संगठन का हिस्सा होना, कोई भी जीव का संगठन, जीव के संगठन का हिस्सा होना, ये क्या होता है, संरचनात्मक। मतलब मान लो बोला जाए कि है ना, किसी का शरीर कोई चीजों से बना है बोलते हैं हम लोग, तो उस शरीर के अंतर्गत जो भी चीजें आती है उसको ही हम बोलेंगे क्या, संरचनात्मक घटक। जैसे मान लो जो ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड पूरा जिससे भी मिलकर बना होगा, है ना, जो भी चीज यूज हुआ होगा इसमें, इसके संरचना के घटक है। संरचना के घटक मतलब जिससे वो चीज बनती है, सीधी सी बात है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको क्या, संरचनात्मक। तो जीवों के संगठन का हिस्सा होता है ना, कौन, उसको ही बोलते हैं हम लोग संरचनात्मक घटक। दूसरा क्रियात्मक घटक। तो क्रियात्मक घटक का मतलब क्या है, तो जब ये काम करेगा तो जीवों के जीवन के लिए, जीवों के जीवन के लिए आवश्यक क्रियाकलाप को संपन्न करे तो भी हम क्या बोलेंगे इसको, तो भी हम बोलेंगे जीवन की जो इकाई है कोशिका, है ना, उसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। मतलब बोला जाए कि कोशिका जो होती है जीवन के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसका मतलब ये होता है संरचना के घटक भी होंगे, जीवों के संगठन के हिस्सा। दूसरा, कार्य भी जो करेंगे जीवों के जीवन के लिए, जो भी जरूरी चीजें हैं, क्रियाकलाप, जैसे कि है ना, रेस्पिरेशन हो गया, श्वसन हो गया, डाइजेशन हो गया,
है, तो बहुत सारी चीजें जो जो भी क्रिया करती है कोई कोशिका, है ना, तो भी उसके क्या हो जाएंगे, जीवन के लिए जरूरी चीजें हो जाएंगे क्रियात्मक इकाई। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों चीज के बारे में जाने और पढ़ते हैं, है ना, कि एनसीईआरटी में जब हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो इंट्रोडक्शन में क्या है, तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं सेल का, तो इसमें क्या है कि हम जब अपने आसपास दिखाई देखते हैं, है ना, तो हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव दिखाई देते हैं। तो देखें यहाँ पर हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें विभिन्न जीव दिखाई देते हैं, देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देते हैं, तो विभिन्न जीव, मतलब सभी जीवों का संगठन अलग अलग रहता है लेकिन विभिन्न जीव हमें दिखाई देते हैं। लेकिन क्या ये सभी जीव एक ही प्रकार के दिखते हैं, तो हमारा, है ना, आंसर होगा क्या, नहीं। तो हम अपने आसपास जब देखते हैं तो विभिन्न जीव हमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन आपस में वो क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, भिन्न। और यही कारण है, इसकी भिन्नता आने का कारण क्या होता है, उसको हम जानते हैं, तो भिन्न होते हैं। तो इसमें इसके अंदर भिन्नता आने का कारण क्या है कि देखो, कोई भी जो जीव है ना, वो क्या हो सकता है, या तो छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है ना, जीव क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है या तो फिर बड़ा जीव हो सकता है। इवन यहाँ तक भी जो हमें दिखाई नहीं देता है ना, वो सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देता है ना, उसको वैसे भी कोई भी हम बोलेंगे सूक्ष्म जीव भी हो सकता है, मतलब जिसे हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं दे सकता, तो वो भी तो जीव है। लेकिन उनके अंदर जो सेलुलर संगठन वगैरह रहती है, कोशिकीय संगठन, वो अलग अलग रहते हैं। यही कारण है कि उसके अंदर में क्या दिखाई देती है, विभिन्नता दिखाई देगी। मतलब किसी के अंदर में, है ना, कुछ सेल पाए जाएंगे, किसी के अंदर बहुत ज्यादा सेल होंगे, किसी के अंदर में तो, है ना, एक ही सेल बस रहता है। कुल मिलाकर सेल की संख्या के आधार पर अलग अलग प्रकार के जो जीव है बनते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, क्या कोशिका के बिना जीवन संभव है, क्या कोशिका के बिना, या आप बोल सकते हैं विदाउट सेल लाइफ इज पॉसिबल, क्या कोशिका के बिना जीवन संभव होगी, बिना जीवन संभव होगी, तो ये क्वेश्चन है। तो इसका डेफिनेटली आंसर हम लोग दे सकते हैं कि नहीं। तो इसका आंसर हम देंगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि जब भी जीवन की बात करेंगे तो उसमें कोशिका होगा ही, चाहे वो भले ही एक कोशिकी क्यों ना हो, लेकिन उसमें जीवन होगा, है ना, मतलब मान के चलो उसमें कोशिका होंगे ही। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा कि जीवन के इकाई, है ना, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों बोल रहे हैं कोशिका को, क्योंकि जीवन जो है ना, बिना कोशिका के कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब जीवन हो ही नहीं सकता। लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट सेल, बोल सकते हैं हम लोग कि कोशिका ही क्या होती है, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। लेकिन सिर्फ एक डेफिनेशन से हमारा काम नहीं चलेगा, कोशिका को हम लोग और भी बात बोलेंगे कि जीवन के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के अलावा जीवन की ये सबसे छोटी इकाई भी होती है। सबसे छोटी मतलब जिससे वो चीज बना रहता है उसको ही हम सबसे छोटी चीज बोलते हैं। जैसे कि हम लोग एटम्स के बारे में जब जानते हैं तो उसके अंदर जो भी चीज होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इन सब के बारे में भी हमें पढ़ना रहता है, तो उन सब से मिलकर वो बना रहता है एटम्स। वैसे ही यहाँ पर कोशिका में बहुत सारे संरचनात्मक घटक होते हैं इनके, तो उन सब से मिलकर बनी रहती है क्या, कोशिका। और इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि जीवों में कोशिका अलग अलग होती है, उसके आधार पर क्या क्या चीज है उसको भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखें यहाँ से और भी बात जानते हैं कोशिका के लिए। मान लो कोई भी जीव जो है, जीव वो उसका संरचनात्मक घटक में, है ना, एक ही सेल है, एक ही कोशिका है, एक ही सेल या कोशिका बोलेंगे, या इसमें क्या है, ज्यादा, है ना, एक ही के बाद मतलब मल्टीपल सेल है, यहाँ पर मल्टीपल सेल। तो इन दोनों को अलग अलग हम लोग नाम देते हैं। जब एक सेल होती है तो उसको हम बोलते हैं क्या, एक कोशिकी बोलते हैं, एक कोशिकी जीव, है ना, पूरा बोलेंगे एक कोशिकी मतलब एक ही कोशिका है, और चूंकि जीव बना है उसी कोशिका से, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको, एक कोशिकी जीव। जबकि इसको हम बोलेंगे क्या, बहु कोशिकी जीव बोलेंगे, बहु कोशिकीय जीव, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, तो देखो इसमें एक ही सेल के अंदर में, मान लो ये सेल है, तो एक ही सेल के अंदर में जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है वो सब काम करती है ये, मतलब कोई जीव के जीवन को डिसाइड करके रखी है। तो जीवन के दो चीजों को डिसाइड की है, एक तो ये संरचना को डिसाइड की है ये, दूसरा इसके कार्य जो हो रहे हैं ना इसमें, उसको भी डिसाइड करके रखी है इस जीव की। कौन, यही जो सेल है, ये एक ही कोशिका के अंदर
जितने भी क्रियाकलाप संपन्न होना है इसी के अंदर होगा। लेकिन यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल रहते हैं, यहाँ पर देखो बहुत सारे सेलों का ग्रुप है, क्या बोल सकते हैं, बहुत सारे सेल यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ये भी क्या कर रही है, जीवों की दो चीजों को ही डिसाइड कर रही है, एक संरचना को डिसाइड कर रही है, दूसरा किसको डिसाइड कर रही है, ये जीव उसी जीव के कार्य को भी डिसाइड करती है। तो उसके आधार पर दो प्रकार के जीव है यहाँ पर, यूनिसेलुलर है और दूसरा कौन सा, मल्टी सेलुलर, या बोल सकते हैं मल्टीपल सेल जब रहेंगे तो उसको मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय बोलेंगे, यदि एक ही सेल रहेंगे तो एक ही कोशिका बोलेंगे, है ना। तो इसके एग्जाम्पल वगैरह के बारे में अभी हम लोग देखेंगे, है ना, कि कौन कौन से जीव आते हैं इसमें। तो इसके बारे में जानने से पहले हमें और जानना पड़ेगा कि कोशिका के प्रकार कैसे होते हैं, उसको भी जानना पड़ेगा, ठीक है। तो जीव में बता दिया कि एक कोशिका होती है तब, और बहुकोशिकीय होते हैं तब। अब हम जानेंगे कि सेल के प्रकार, कि सेल किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और क्यों होते हैं, वो भी जानते हैं हम लोग। तो देखें, सेल के प्रकार होते हैं, दो प्रकार की सेल होती है यहाँ पर, है ना। तो पहला सेल जो होती है कौन सा, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल है ये, है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। और दूसरा होती है कौन सा, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक सेल्स होती है ना। एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है, दूसरा कौन सा होती है, यूकैरियोटिक सेल। तो सेल के दो प्रकार हैं, तो इसके टाइप को हम देखें, है ना। अभी हम टाइप देखने से पहले ये चीज जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है ना, वो कैसे रहते हैं, कितने सेल वाले होते हैं। तो देखें यहाँ पर ये एक होती है ये यूनिसेलुलर, मतलब ये एक कोशिकी होती है प्रोकैरियोटिक, जबकि यूकैरियोट्स होते हैं क्या, तो इन लोग दो तरीका से हो सकते हैं, एक होते हैं क्या यूनिसेलुलर होते हैं, और दूसरा होता है कौन सा, मल्टी सेलुलर, मतलब बोल सकते हैं बहुकोशिकीय जीव है और एक कोशिकीय जीव दोनों हो सकते हैं, कौन, यूकैरियोटिक, ठीक है। तो इसके एग्जांपल जब हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब हम पढ़े रहते हैं, तो उसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो किंगडम मोनेरा में आने वाले जो जीव होते हैं किंगडम मोनेरा में, उनको पूरे तरीके से यदि बोला जाए तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं, उन लोग क्या होते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, कौन, किंगडम मोनेरा वाले लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यूकैरियोट में, तो यूकैरियोट के एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर यूनिसेलुलर में एक एग्जाम्पल होगा कौन सा, तो किंगडम प्रोटिस्टा वाले लोग। तो किंगडम प्रोटिस्टा में जो भी जीव आते हैं उन लोग एक कोशिकीय यूकैरियोट होते हैं, जबकि किंगडम मोनेरा में आने वाले जीव ये भी एक कोशिकीय ही है लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से में बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से आते हैं, तो किंगडम फंजाई आते हैं, है ना, मतलब किंगडम फंजाई मतलब किंगडम कवक वाले लोग, किंगडम प्लांटी आते हैं, प्लांटी, और तीसरा आते हैं किंगडम एनिमिलिया या एनिमल्स बोल सकते हैं, एनिमल्स, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल है, कहाँ पर, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स में किंगडम मोनेरा आते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में किंगडम प्रोटिस्टा आएंगे, और बाकी जो रहेंगे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, जैसे कि कौन, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया, है ना। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं एक कोशिकी, लेकिन ये जो रहेंगे इसके अंदर की जो संरचना रहती अलग अलग रहती। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस भी हम लोग अभी जानेंगे जब ओवरव्यू पढ़ेंगे, तो ठीक है। तो मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा, है ना। तो फिर देखते हैं यहाँ से, है ना, कुछ जीवों का नाम देखते हैं हम लोग यहाँ से। कोशिका सभी जीवित जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, बता दिया। सभी जीवों में जो सेल्स बनी, देखो जैसे इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इन सभी का सेलुलर संगठन को देखें ना तो सेल ऐसे ही दिखाई देगी। सबको निकाल के देखेंगे, सबके अंदर में हम रिसर्च करके देखेंगे तो सबके अंदर की जो छोटी इकाई होगी ना वो क्या होगी, सेल ही होगी। तो सबसे निकल के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं क्या, सेल जो है, ठीक है। इसके आगे और बात करें हम लोग, अब हम लोग यहाँ से एन इंट्रोडक्शन में ही बात करते हैं डिस्कवरी के बारे में। तो डिस्कवरी जानते हैं हम लोग, किसने क्या क्या डिस्कवरी किया है उसको जानते हैं। तो है ना, डिस्कवरी मतलब क्या है, खोज, डिस्कवरी मतलब क्या है, खोज। तो खोज के बारे में जाने, तो खोज को देखें सबसे पहला, तो यहाँ पर है रॉबर्ट हुक द्वारा जो खोजा गया था, है ना, कोशिका की खोज की गई है सर्वप्रथम, है ना। सेल का सर्वप्रथम, सेल का डिस्कवरी किसने किया है, सर्वप्रथम सेल का डिस्कवरी किसने किया, रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने किया है, ठीक है। 1665 में, है ना, किसने, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कोशिका की खोज किया था। तो उसने कैसे खोज किया था,
तो मधुमक्खी के छत्ते के जैसे देखा था इसने, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखा था इसने, छत्ते जैसी संरचना। तो कहाँ पर देखा था मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना जो दिखा था? तो ये देखा था कहाँ पर? कॉर्क सेल में। कॉर्क सेल, प्लांट सेल के बारे में जब हम पढ़ते हैं प्लांट्स में, है ना, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो उसमें कॉर्क के बारे में बताते हैं। कॉर्क जो रहती है डेड सेल रहती है। तो ये जो कॉर्क होती है ना, वो जो रहती है डेड सेल है, फ्लोएम का ही पार्ट मिलके बने रहते हैं कॉर्क। तो ये जो रहती है क्या? डेड। तो जब ये डेड रहती है कोशिका, तो डेड रहेगी, तो एक बात बता मुझे, यहाँ से हमें क्या चीज जानने को मिलेगा? डेड रहेगी तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या जान पाएंगे? यहाँ से संरचना के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके कार्य के बारे में नहीं जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो मृत हो गई है, और मृत हो गई तो क्या काम करता है तो पता ही नहीं चलेगा हमें। तो काम को जानने के लिए हमें तो जीवित कोशिका को देखना पड़ेगा कि क्या काम करती है। अब देखो कोई मर, है ना, जैसे पे निर्जीव वस्तु है ना, अब ये क्या काम करती है हमें पता ही नहीं। लेकिन यही सजीव वस्तु रहती है तो इसके अंदर कोई ना कोई हलचल होता रहता है, या कोई ना कोई मूवमेंट ऐसा होता रहता है जिससे हमें पता चलता कि हाँ भाई ये चीज काम करता है। ठीक है, तो इसमें संरचना के बारे में तो स्टडी हो पाया, लेकिन कार्य के बारे में स्टडी नहीं कर पाए, जो किसके द्वारा खोजा गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया था। सर्वप्रथम सेल को डिस्कवरी किया था, तो कोशिका की खोज किया था 1665 में किसने? रॉबर्ट हुक ने। तो मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी थी जब इसने, है ना, किस में देखा था? तो माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप में देखा, तो ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई दी। ठीक है, फिर उसका वर्णन जो किया गया था ना इसके द्वारा, वर्णन, और उसके बुक का नाम याद रखना है, वर्णन जो किया गया था। तो वर्णन करने के बाद में, है ना, घर घर जाके, मोहल्ले मोहल्ले में जाके बताएगा थोड़ी कि मैं सेल की डिस्कवरी किया हूँ करके। तो इसने क्या किया? एक बुक लिखा। तो बुक का नाम जानना है यहाँ पर। तो बुक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया नाम का बुक लिखा था, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया नाम के बुक में इसने वर्णन किया। क्या वर्णन किया? कि जब कोशिका जो रहेगी, मतलब जब कोई भी जीव जो है कोशिका से मिलकर बनी रहती, ये बात बताया इसने, है ना। तो इस बुक में क्या लिखा था इसने? कि जीव, है ना, कोशिका से मिलकर बने रहते हैं, ये बात बताया। कोशिका, है ना, जीव किससे मिलकर बने रहते हैं? कोशिका से मिलकर, है ना। तो जीव किससे मिलकर बने हैं? कोशिका से मिलकर बने हैं, कोशिका से मिलकर बने हैं, ये बात बताया। मिलकर बने हैं, बने हैं। ठीक है, जीव जो होती है कोशिका से मिलकर बने हैं, ये बात बताया। किसमें बताया उसने? तो माइक्रोग्राफिया नाम के बुक में बताया था। किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, उसके बाद में आए भाई, देखो इससे तो हमें संरचना के बारे में पता चल गया कि हाँ को ये संरचना होती है जीव में, कि इस टाइप की दिखाई देती है, वो तो हम लोग देख लिए। लेकिन कार्यों के बारे में यदि देखना है तो हमें सबसे, हमने किसको देखना पड़ेगा? तो हमें देखना पड़ेगा जीवित कोशिका को। तो जीवित कोशिका का डिस्कवरी जो किया गया था, है ना, दूसरा नंबर किसके द्वारा? एंटोन वॉन लीवेनहॉक के द्वारा किया गया। तो इसने देखा, सबसे पहले जीवित कोशिका का अवलोकन किया और वर्णन किया। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरी किया उसमें जो कमी थी उसको, है ना, एंटोन वॉन लीवेनहॉक के द्वारा क्या किया गया? सुधार किया गया। तो उसको भी हम लोग जानते हैं। तो देखें यहाँ से, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक, इसने क्या किया? 1874 में क्या किया? फर्स्ट लिविंग सेल का डिस्कवरी किया। फर्स्ट लिविंग सेल का डिस्कवरी किया। ठीक है, सन वगैरह याद करने की भी जरूरत नहीं है, सन को हम याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें ये जानना है कि एंटोन वॉन लीवेनहॉक जो थे उसने क्या किया कि पहली जीवित कोशिका, मतलब फर्स्ट लिविंग सेल का डिस्कवरी किया, और इसने देखा कि जीव जो होती है वो कोशिका से ही बनी होती, ये बात इसने भी बताया, है ना। लेकिन जब ये जीवित कोशिका को देखा, लिविंग सेल को, तो उन्हें दो चीजें दिखाई दी। एक तो दिखाई दी क्या? संरचना के बारे में, है ना, दिखाई दी कि संरचना किससे मिलकर बनी है और चेंज होते रहती है संरचना, उसको भी बताया। दूसरे, है ना, वो क्रिया जो होती है ना, क्रियात्मक पहलू, उस क्रियात्मक पहलू को भी क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। मतलब जीव के अंदर में संरचना जो होती है वो कोशिकाओं का ही रहता है, और दूसरा वही कोशिका जो रहती है कार्य भी करते हैं, ये बात बताया। तो लिविंग सेल से ही दोनों के बारे में स्टडी हो पाया। किसके बारे में? संरचना के बारे में भी और क्रियात्मक
पहलू के बारे में, ठीक है। इसके अलावा इसने माइक्रोस्कोप का यूज करके ये सब चीज का डिस्कवरी किया है। करके इसका डिस्कवरी एंटोन वन लीeuwenhoek ने, इसने क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी किया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब सूक्ष्म जीवों की डिस्कवरी किया, सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव कौन कौन से, तो सूक्ष्म जीव के एग्जाम्पल यहाँ लेंगे, है ना। तो कौन कौन से सूक्ष्म जीव, तो जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह का डिस्कवरी किया था इसने, है ना। माइकोप्लाज्मा का डिस्कवरी किया था, प्रोटिस्टा का डिस्कवरी किया था, माइकोप्लाज्मा वगैरह का डिस्कवरी किया था, माइकोप्लाज्मा। मतलब बोला जाए कि ये सूक्ष्म जीव जो है वो तो नेकेड आइज से दिखाई नहीं देते। जब नेकेड आइज से दिखाई नहीं देंगे तो उसके लिए किसका यूज करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। और माइक्रोस्कोप का यूज करके ही, सूक्ष्मदर्शी का यूज करके ही सूक्ष्म जीवों के बारे में डिस्कवरी हुआ। और इस सूक्ष्म डिस्कवरी का, है ना, जो खोज किया गया था माइक्रोस्कोप का यूज करके, कहाँ से, तो कहाँ से खोजा गया, कहाँ से, तो सर्वप्रथम, है ना, सबसे पहला तो रेन वाटर से, मतलब वर्षा जल से डिस्कवरी किया था इसने, वर्षा जल। और दूसरा दांतों के मैल जो रहती है ना, दांत के मैल, वहाँ से, दांतों के मैल, दांत के मैल से भी क्या किया था इसने, डिस्कवरी किया था कि इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, जो दुनिया में हमें दिखाई तो नहीं देते लेकिन वो उपस्थित है, ठीक है। तो इसी के लिए, मतलब मान के चलो कि नेचर के द्वारा उसको अभी छिपा के रखा गया है और हमें दिखाई नहीं देता। इसीलिए इसने एक ऐसा बुक लिखा जिसका नाम इसने क्या रखा, है ना, इन सब का वर्णन जो किया है, तो इसके द्वारा जो बुक लिखा गया है वो बुक का नाम क्या है ना, तो द सीक्रेट ऑफ नेचर, द सीक्रेट ऑफ नेचर, द सीक्रेट ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय लीeuwenhoek, डिस्कवर्ड बाय लीeuwenhoek। द सीक्रेट ऑफ नेचर, है ना, डिस्कवर्ड बाय लीeuwenhoek, ये वाला बुक का नाम है इसका, किसका, ये जो एंटोन वॉन लीeuwenhoek थे उस साइंटिस्ट का, ठीक है। तो ये जो एंटोन वॉन लीeuwenhoek थे, उसने क्या किया, सूक्ष्म जीवों के बारे में स्टडी किया सूक्ष्मदर्शी का यूज करके। इसीलिए इसको हम लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी का वो ब्रांच जहाँ पर, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बोल सकते हैं सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो एंटोन वॉन लीeuwenhoek को हम लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि इसने फर्स्ट लिविंग सेल का डिस्कवरी किया और इस संरचना और क्रियात्मक पहलू दोनों के बारे में बताया, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवरी किया गया सेल था वो तो डेड थी, तो डेड होने से सिर्फ संरचना पता चल रहा था, लेकिन इसके क्रियात्मक पहलू के बारे में जानकारी नहीं थी। इसीलिए क्रियात्मक पहलू को जानने के लिए एंटोन वॉन लीeuwenhoek नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया है, ये सब चीज डिस्कवरी किया, ठीक है। इसके आगे और देखते हैं, है ना, इसी में जानते हैं थोड़ा सा और बात। ये दूसरा साइंटिस्ट था कौन सा, एंटोन वॉन लीeuwenhoek। और यहीं पर हम लोग यहाँ लिख लेते हैं तीसरा, रॉबर्ट ब्राउन को भी जानते हैं, रॉबर्ट ब्राउन। इसने 1831 में क्या किया था कि सेल में क्या होते हैं बताया इसने, न्यूक्लियस होता है बताया, मतलब केंद्रक की खोज किया था इसने, केंद्रक की खोज। केंद्रक की खोज, देखो सेल की खोज या कोशिका की खोज अलग चीज होती है और केंद्रक वाली बात अलग होती है। मतलब न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया है, केंद्रक की डिस्कवरी किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। जबकि सेल की डिस्कवरी किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने, है ना। लगभग सेम मिलता जुलता नाम है, बस है ना थोड़ा सा अंतर है। तो ये रॉबर्ट ब्राउन है, भूरा कलर का आदमी, बाकी ये केंद्रक की खोज इसने किया था, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना है इसको, ठीक है। इसके आगे और देखें, बाकी देखो जो भी सेल वगैरह का डिस्कवरी जब हुआ था तो उस टाइम में ज़्यादा इन्वेंशन वगैरह थे नहीं, मतलब ज़्यादा खोज नहीं हुआ था, सूक्ष्मदर्शी वगैरह की खोज नहीं थी। तो क्या था, सूक्ष्मदर्शी को पहले डिस्कवर किया गया और सूक्ष्मदर्शी को जैसे खोजा गया तभी तो पता चलेगा ना कि, है ना, कोशिका में क्या क्या चीज़ें होती है, डिटेल स्टडी तभी हो पाएगा। तो यहाँ पर कोशिका, मतलब कोशिका को पूरा डिटेल जानने के लिए दो चीज़ों को ऊपर में ध्यान दिया गया है। पहला क्या, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दूसरा कौन सा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन दोनों के डिस्कवरी के बाद में ही, इन दोनों के डिस्कवरी या बोल सकते हैं खोज के बाद, खोज के बाद ही क्या हो पाया, सेल का डिटेल स्टडी हो पाया।
कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे रह दिखती है सेल, ये सब चीज़ जानने के लिए है ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऐसे दिखाई देते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऐसे दिखाई देते हैं। तो इनके डिस्कवरी होने के बाद भी सेल की है ना पूरे सभी संरचनात्मक घटक और सभी उनके जितने किस्से मिलकर बनी रहती, क्या कार्य करती है, उन सब को सरलता से अध्ययन किया जा सका है ना। तो इसका भी हमें जानना है, ठीक है। इसके अलावा और देखते हैं हम लोग, अगला है सेल थ्योरी के बारे में जानते हैं, ठीक है। सेल थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़े, इसके बाद ओवरव्यू जब हम पढ़ेंगे तो उसके टाइप्स के बारे में भी डिस्कवरी का मतलब जानेंगे है ना। तो सबसे पहले जानते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को हम बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। इसका हम क्या बोलते हैं, कोशिका सिद्धांत बोलते हैं। तो कोशिका सिद्धांत का जब ईयर पूछेगा तो 1838 से लेकर 1839, क्योंकि दो साइंटिस्ट ने मिलकर इसको दिया था और दोनों लगभग एक ही समय में काम कर रहे थे, इसीलिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है उसको जानते हैं हम लोग। तो देखिए इधर कि सबसे पहला जो साइंटिस्ट है ना, वो उसका नाम है मैल्थियस स्लीडेन है ना। 1838 ने पाया कि पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं। पौधे किससे बने रहते हैं, कोशिकाओं से बने होते हैं। ये बात बताया किसने, स्लीडेन नाम के साइंटिस्ट ने। कब बताया, 1838 में, 1838 में, ठीक है। उसके बाद सेकेंड और साइंटिस्ट थे जिसने क्या बताया, थियोडोर स्वान ने 1839 ने बताया कि कोशिकाओं में एक पतली बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली होती है। उन्होंने यह भी पाया कि पौधे की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है। उन्होंने यह परिकल्पना प्रस्तावित की कि जीव और पौधे कोशिकाओं और कोशिका उत्पादों से बने होते हैं। ये बात बताया इन लोगों ने, ठीक है। मतलब देखे हम लोग यहाँ से देख सकते हैं इनका डायग्राम, स्लीडेन एंड स्वान कोशिकाओं सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन वही पूछेंगे कि सेल थ्योरी किसने दिया, तो स्लीडेन एवं स्वान नाम के साइंटिस्ट ने। पूरा नाम देख सकते हैं, एमजे स्लीडेन था ये है ना, जबकि ये क्या है, थियोडोर स्वान है ये। तो इसको भी जानना है पूरा नाम को, कभी कभी पूरा नाम से भी क्वेश्चन दे देते हैं है ना। तो हमें पूरा नाम पता होना चाहिए। स्लीडेन एवं स्वान बस को याद नहीं रखना है, मैल्थियस स्लीडेन है और ये क्या है, थियोडोर स्वान होती है। तो दोनों देखें, इस दोनों में क्या डिफरेंसेस है तो जानते हैं है ना यहाँ से कि देखो, ये जो स्लीडेन नाम का जो साइंटिस्ट था, ये क्या था, बॉटनिस्ट था। ये क्या था, बॉटनिस्ट। तो बॉटनिस्ट वो होते हैं जो प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, प्लांट के बारे में क्या करते हैं, स्टडी, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बॉटनिस्ट बोलते हैं। तो बताओ, ये बॉटनिस्ट थे तो इसने क्या किया, प्लांट को देखा है ना, कि प्लांट में एक्सट्रैक्ट किया कोई टुकड़े को या पार्ट को, तो बताया कि प्लांट जो रहती है सेल से बनी रहती है। ये बात बता दिया इसने, बनी रहती है। अब उसके अंदर क्या क्या चीज होती है, क्यों रहती है, ये सब चीज नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि प्लांट जो रहती है सेल से मिलकर या कोशिका से मिलकर बनी है, ये बात बताया। चूंकि स्वान नाम का साइंटिस्ट क्या था, तो ये क्या था, जूलॉजिस्ट था, जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट है। जूलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, जो एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं, एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं, स्टडी करते हैं। तो जो एनिमल के बारे में स्टडी करता है वो तो सीधा यही बोलेगा कि क्या बोलेगा, कि जो एनिमल्स होंगे, एनिमल वो किससे बने रहते हैं, सेल से बने रहते हैं, सेल से बने रहते हैं, यही बात बोलेगा, बने रहते हैं। लेकिन इसके अलावा ना, ये इसने क्या बताया कि एनिमल सेल्स, एनिमल जो रहती है सेल से तो बने रहते हैं, लेकिन उसके आउटर मेम्ब्रेन मतलब बाहरी तरफ, बाहरी तरफ आजकल जिसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, वहां पर बाहरी तरफ एक झिल्ली होती है, ये बताया था इसने। झिल्ली होती है सबसे बाहरी तरफ, झिल्ली होती है बाहरी तरफ, क्या होती है, झिल्ली होती है, ये बात बताया। क्योंकि एनिमल सेल के आउटर लेयर में आज के डेट में हम देखते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रहती है, या बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन ही होती है, ये बात बताया। लेकिन दूसरा बात और बताया है इसने, इसने क्या बोला कि जो प्लांट रहती है ना, प्लांट के बाहर में, के बाहर में कोशिका भित्ति होती है, बताया, कोशिका भित्ति होती है, ये बात बताया, कोशिका भित्ति। चूंकि ये जो था एनिमल साइंटिस्ट था कौन, थियोडोर स्वान, उसके बावजूद ही इसने क्या किया, प्लांट के बारे में बताया। इसने एक बात बोला कि जो होती है ना, इसके कोशिकाओं के बाहर की ओर में एक पतली बाहरी परत में प्लाज्मा झिल्ली होती है। उन्होंने यह भी पाया कि पौधे की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है। उन्होंने यह परिकल्पना किया, मतलब इसने फिर हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस का मतलब सोचा कि सभी जीव इस दुनिया में जो है, जो भी है, वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, ओवरऑल इसने क्या किया, एनिमल और प्लांट ये नहीं वर्ड यूज किया, इसने क्या किया, इस दुनिया में जितने भी जीव है वो सभी कोशिका से मिलकर बने हैं, ये बात बताया इन्होंने, ठीक है।
किसने? थियोडोर स्वान नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, कहाँ के साइंटिस्ट है ये यार? इन लोग कहाँ के साइंटिस्ट हैं? इसका देश कौन सा है? स्वीडन एवं स्वान का जो दो देश है, देखो पहले एनसीईआरटी इसमें क्या था, इसको अलग अलग लिखा था। मतलब देखो एनसीईआरटी में अपडेटेड है यहीं पर कि पहले इन लोगों ने क्या किया था, स्वीडन एंड स्वान ने, ये जर्मन साइंटिस्ट है लिखे थे, ठीक है, जर्मनी के। बाद में फिर इसको ना ब्रिटिश साइंटिस्ट बताया, है ना, किसको? ये जो स्वान नाम के साइंटिस्ट है उसको। तो ठीक है, तो बताना है ना, कमेंट करके कि इन लोग कौन कौन से देश के हैं। ठीक है, एनसीईआरटी जो अच्छे से पढ़े रहेंगे उन लोग बताएंगे यहाँ पर कि कौन से देश के साइंटिस्ट हैं इन्होंने, है ना, ये दोनों। तो अभी हमें ये जानना है कि मैल्थियस स्लीडेन एवं थियोडोर स्वान अलग अलग, है ना, विभाग के थे। बॉटनिस्ट ये था, जूलॉजिस्ट ये था। ठीक है, इसने बताया कि प्लांट जो रहती है सेल से बनी रहती है, और इसने बताया कि एनिमल जो रहती है सेल से बनी रहती है, लेकिन प्लांट सेल के आउटर लेयर में कोशिका भित्ति होती है, जबकि एनिमल सेल के आउटर लेयर में सेल मेम्ब्रेन होती है, ये बात बताया। और दोनों ने मिलकर एक ऐसा हाइपोथेसिस दिया जिसको हमें जानना है ना। तो देखो इसके हाइपोथेसिस को देखते हैं हम लोग, हाइपोथेसिस को पढ़ें तो देखते हैं यहाँ से हाइपोथेसिस क्या था इनका। तो परिकल्पना दिया गया है, परिकल्पना, हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? परिकल्पना, परिकल्पना या हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब होता है सूचना, मतलब है ना, परिकल्पना करना, कोई सैद्धांतिक नहीं था, मतलब कोई ऐसा डिस्कवरी करने के बाद में नहीं बताया गया था। तो परिकल्पना ये होती है जिसको ना सोचा जाता है ना कि हाँ ऐसा हो सकता है करके। तो इसने क्या बताया कि सभी जीव, सभी जीव, सभी जीव कोशिका एवं कोशिका के उत्पाद से बने होते हैं। कोशिका एवं कोशिका के उत्पाद से बने रहते हैं। कोशिका के उत्पाद, उत्पाद से बने हैं, ये बात बताया इसने, बने हैं। किसने बताया, है ना, इस किसने? मैल्थियस स्लीडेन एंड थियोडोर स्वान ने, मैल्थियस स्लीडेन एंड थियोडोर स्वान नाम के साइंटिस्ट ने बताया। किसके माध्यम से बताया? सेल थ्योरी के माध्यम से, मतलब कोशिका, कोशिका सिद्धांत के माध्यम से बताया इन्होंने। ठीक है, कोशिका सिद्धांत के माध्यम से क्या बताया कि सभी जीव कोशिका एवं कोशिका उत्पाद के बने होते हैं, ये बात बताया। तो सेल थ्योरी का मूलभूत सिद्धांत ही यही था कि क्या बताया इन लोगों ने कि को सभी जीव कोशिका एवं कोशिका उत्पाद के बने होते हैं, लेकिन इसमें दोष था, मतलब है ना, पूरा बात को नहीं बता पाए इन लोगों ने। तो क्या किए, पूरा बात को नहीं बताया, तो इसका मतलब क्या है कि दोष क्या होता है, जब भी कोई चीज को पूरा नहीं बता पाते तो उसमें दोष उत्पन्न हो जाते। तो दोष क्या था कि नई कोशिका कैसे बनती है ये नहीं बता पाया, नई कोशिका कैसे बनती है, कैसे बनती है ये नहीं बता पाया। यह सिद्धांत, यह हाइपोथेसिस या परिकल्पना यह नहीं बता पाया। तो जाहिर सी बात है जब नहीं बता पाएंगे, है ना, तो क्या होगा, दोष उत्पन्न जब हो जाएगा। तो दोष था कि नई कोशिका कैसे बनती है ना, वो उसको नहीं बता पाया इन्होंने। तो क्या हुआ, इससे आगे देखते हैं। तो इसको, इस परिकल्पना को या सेल थ्योरी को मॉडिफाइड करने वाले साइंटिस्ट आए, है ना। तो इसको सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया गया, रूपांतरित किया गया, मॉडिफाइड ऑफ सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत को क्या किया गया, मॉडिफाइड, और बताया कि क्या होती है सेल के अंदर में। तो मॉडिफाइड किया गया किसके द्वारा? तो रूडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट के द्वारा किया गया। रूडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, है ना, 1855 में क्या किया, इसको सेल थ्योरी को बदल दिया, सेल थ्योरी को क्या किया, मॉडिफाइड कर दिया। तो इसने देखो सेल थ्योरी में दोष ये था, तो दोष को दूर करने के लिए आया था, इसने एक टैग लाइन दिया क्या, कि सभी जीव, सभी जीव, मतलब सेम लाइन को इन्होंने भी यूज किया, सभी जीव सेल एवं सेल के प्रोडक्ट से बने, मतलब सभी जीव कोशिका एवं सेल के प्रोडक्ट, कोशिका के प्रोडक्ट, सेल के प्रोडक्ट मतलब कोशिका के जो भी उत्पाद होते हैं से बने हैं, ये बात बताया इन्होंने। ठीक है, सभी जीव कोशिका एवं कोशिका के उत्पाद से बने हैं, ये बात बताया। दूसरा और क्या बोले कि नई कोशिका जो रहती है, नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका या पुरानी कोशिका से, पूर्ववर्ती कोशिका या बोल सकते हैं पूर्ववर्ती कोशिका, या बोल सकते हैं क्या, पुरानी कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। मतलब न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब होता है
कि नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी रहती है, और उन्होंने एक शब्द दिया है ना, कौन सा शब्द, ओमनी सेलुला ई सेलुला दिया, ओमनी सेलुला ई सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला शब्द दिया। मतलब ओमनी सेलुला ई सेलुला का मीनिंग ही यही होता है कि नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। ओमनी सेलुला ई सेलुला टर्म इज गिवन बाय करके पूछते हैं तो रुडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट ने दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला शब्द जो दिया था। और इसने क्या किया है, मॉडिफाइड किया है सेल थ्योरी को। सेल थ्योरी को दिया किसने करके क्वेश्चन पूछेंगे तो मैल्थियस स्लीडेन एंड थियोडोर स्वान ने 1838 से लेकर 1839 में, है ना, इसके बीच में। जबकि इसको मॉडिफाइड किया गया रुडोल्फ विर्चो के द्वारा 1855 में, और मॉडिफाइड करके बता दिया कि नई कोशिका कैसे बनती है, क्योंकि ये इसमें दोष था। तो नई कोशिका कैसे बनती है ये जान गए हम लोग, ठीक है। इससे पहले हम लोग जब सेल पढ़ना शुरू किए थे, यहाँ पर बहुत सारा चीज बताया मैंने, है ना। तो यहाँ पर एक चीज और भी बताना है कि कोशिका एक्चुअल में होती क्या है। तो ये सब चीज पढ़ने के बाद में हम लोग, है ना, सेकेंड डेफिनेशन भी और देखते हैं, व्हाट इज सेल के बारे में। तो ये हमारा, है ना, टॉपिक था, इसको भी हम लोग देखें, व्हाट इज सेल, कि कोशिका होती क्या है एक्चुअल में। तो कोशिका, है ना, तो इसके लिए हम लोग परिभाषा क्या दी है कि कोशिका क्या है, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है ना। तो अभी मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश में, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की इकाई होती है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है कौन, ये कोशिका, या बोल सकते हैं सेल। लेकिन इसके अलावा कोशिका का और भी डेफिनेशन हम दे सकते हैं, है ना। इसको हम लोग यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कैसे बोलेंगे कि जीवन की सबसे छोटी इकाई यही होती है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। उसके अलावा और भी बोलते हैं कि कोशिका है क्या, तो कोशिका वो है जिसके अंदर में स्वतंत्र क्रियाकलाप होना जरूरी है। तो कोशिका क्या है, तो स्वतंत्र क्रियाकलाप करने आना चाहिए। मतलब कलाप, स्वतंत्र क्रियाकलाप का मतलब, यदि इसको हम लोग कोई, है ना, जुड़ा हुआ है, अटैच है किसी से, और उसको हम लोग निकाल देंगे और वहां पर ऐसे मीडियम में रखेंगे जहां पर उसको सर्वाइवल के लिए जो भी चीज चाहिए, जीवित रहने के लिए, वो चीज में यदि हम रख देंगे तो भी उसको जिंदा रहने आना चाहिए। तो स्वतंत्र क्रियाकलाप करने आना चाहिए, है ना, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ होना चाहिए इसका। उसके अलावा ये इसको क्या करने आना चाहिए, जीवन के सभी क्रियाकलाप को, जीवन के सभी क्रियाकलाप को संपन्न करने आना चाहिए। जीवन के सभी क्रियाकलाप को संपन्न करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको स्वतंत्र अस्तित्व लिखेंगे, अस्तित्व, स्वतंत्र अस्तित्व, फ्री एग्जिस्टेंस। और यहाँ पर जीवन के सभी क्रियाकलाप को संपन्न करने आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, फ्री एग्जिस्टेंट होना चाहिए, एग्जिस्टेंस मतलब स्वतंत्र अस्तित्व। दूसरा, टू परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शन ऑफ द लाइफ, टू परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शन ऑफ द लाइफ का मतलब जीवन के सभी आवश्यक क्रियाकलाप, है ना। यहाँ पर जीवन के अभी सभी, है ना, ऐसे लिखेंगे, जीवन के सभी आवश्यक क्रियाकलापों को, आवश्यक क्रियाकलापों को संपन्न करने भी आना चाहिए, वही क्या होंगे, सेल होंगे। तो हम सेल का कई डेफिनेशन दे सकते हैं यहाँ पर, जीव के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई तो है ही है, उसके अलावा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ भी है, जीवन की सबसे छोटी इकाई। उसके अलावा ये स्वतंत्र अस्तित्व भी रखती है, मतलब इसको अलग रख देंगे, अलग थलग रख देंगे तो भी जिंदा रहने आना चाहिए, और जीवन के सभी आवश्यक क्रियाकलाप को संपन्न करने आना चाहिए। मतलब जीवन जीने के लिए जो भी चीज की जरूरत पड़ती है, चाहे ब्रीदिंग हो, चाहे फूड को जब लेती है तो उसका डाइजेशन हो, या सर्कुलेशन हो, साइक्लोसिस मूवमेंट हो, कई प्रकार से चीजें होती है, उन सब को करने आना चाहिए, तभी तो हम उसको बोलेंगे कि ये सेल है, ठीक है। व्हाट इज सेल में ये सब चीज जानते हैं हम लोग, ठीक है। इसके आगे और देखें, हम लोग पढ़ रहे थे सेल थ्योरी, सेल थ्योरी को हम लोग पढ़ चुके हैं। सेल थ्योरी के बाद में हम लोग, है ना, रुडोल्फ विर्चो के बारे में भी पढ़े हम लोग, कि रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया था, रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया था कि 1855 में समझाया कि कोशिकाएं विभाजित होती है और पहले से मौजूद कोशिकाओं में से नई कोशिका बनती है। उन्होंने एक शब्द यूज किया, ओमनी सेलुला ई सेलुला शब्द, उन्होंने कोशिका सिद्धांत को संशोधित कर दिया, मॉडिफाइड कर दिए। और इसके कथन क्या हो गए, फिर कथन क्या हुआ कि पहला कथन था सभी जीवित जीव कोशिकाओं और कोशिका उत्पादों से बने हैं, ये बोले।
दूसरा, सभी कोशिकाएं पूर्व मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मतलब बोला जाए कि सेल डिवीजन वाली बात करती है। तो जब सेल डिवीजन होता है तो पहले से उपस्थित सेल ही क्या करते हैं, डिवाइड होकर दो सेल को बनाते हैं। ये बात इसने बताया, किसने, रुडोल्फ विर्चो ने। तो इसका सबसे पसंदीदा जो शब्द था यहाँ पर ओमनी सेलुला ई सेलुला शब्द था, किसने दिया करके, तो ये रुडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट है, इसने दिया है। ठीक है, इसके आगे और देखें। अब हम लोग जानने वाले हैं, ओवरव्यू जानने वाले हैं। किसका ओवरव्यू जानने वाले हैं, तो हम लोग सेल के अंदर में क्या क्या चीजें होती है उनका ओवरव्यू जानेंगे। तो देखें, सभी कोशिकाओं में निम्नलिखित अंग होते हैं, जैसे कि कौन कौन से, साइटोप्लाज्म है, एक अर्ध तरल पदार्थ जहां पर कोशिकीय गतिविधियां और रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, यह कोशिका को जीवित अवस्था में बनाए रखती है। ठीक है, क्या है ये साइटोप्लाज्म, ऐसा जगह है ना, मतलब सेल के अंदर में लिक्विड वाला पार्ट होती है साइटोप्लाज्म, और वो क्या करती है, ये साइटोप्लाज्म अर्ध तरल पदार्थ होते हैं। अर्ध तरल मतलब पूरी तरीके से लिक्विड नहीं है ये, है ना, सेमी लिक्विड होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, अर्ध तरल, मतलब इसमें देखो जैसे एक पानी होता है फ्रेश, और एक उसमें जब हम बहुत सारा शक्कर डाल देंगे चाशनी टाइप का विलियन बन जाता है। तो जब वो वाला विलियन बनेगा तो क्या फ्रेश रहेगा, क्या पूरा अर्ध तरल रहेगा कि पूरा तरल रहेगा, तो अर्ध तरल हो जाती है वो। वैसे ही साइटोप्लाज्म भी अर्ध तरल होते हैं, जहां पर क्या होती है, जो भी काम करना होगा ना यहीं पर होगी, मतलब जहां पर कोशिकीय गतिविधियां होगी और रासायनिक अभिक्रियाएं वगैरह होती रहती है, कहां पर, साइटोप्लाज्म में। मतलब हम बोल सकते हैं कि साइटोप्लाज्म इज अ मेन एरिना ऑफ दी सेलुलर एक्टिविटीज। मेन एरिना वर्ड यूज करता है एनसीईआरटी, यहीं पर क्या बोला है कि साइटोप्लाज्म ही एक ऐसी जगह है जहां पर ये क्या होते रहती है, सेलुलर एक्टिविटीज, मतलब कोशिकीय गतिविधियां होती रहेगी, और उसके अलावा यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं, मतलब कुछ भी, जैसे कोई कंपाउंड यौगिक बनना है तो भी यहीं पर बनेगी, कोई टूटना है तो भी यहीं पर टूटेगी। मतलब बोल सकते हैं जैसे रूम में बहुत सारा सामान रखा हुआ रहता है लेकिन एक खाली जगह होती है, तो खाली जो भी काम करना है, खाना खाना है या कोई भी, तो वही खाली जगह में ही होगा। तो खाली जगह कौन सी जगह होती है इसकी, साइटोप्लाज्म, जिसमें अर्ध तरल लिक्विड भरे हुए रहते हैं और सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, और जो सभी कोशिका में होती है ना, उसी को ही बस यहाँ पर बताए हैं, उसके अलावा को हम लोग पढ़ेंगे भी, है ना। देखो कैसे कि साइटोप्लाज्म जो रहती है ना, चाहे प्रोकैरियोट हो यूकैरियोट हो, दुनिया के कोई भी चीज हो, साइटोप्लाज्म रहेंगे ही रहेंगे, चाहे दुनिया कोई भी कोशिका हो। ठीक है, और यही जो रहती है ना साइटोप्लाज्म है, इसको क्या बना के रखती है पता है, जीवित अवस्था में। क्यों, क्योंकि सभी जितने भी एलिमेंट्स, तत्व वगैरह है, जितने भी प्रोटीन है, सब कहाँ पर ही है, सब साइटोप्लाज्म में ही उपस्थित है, इसीलिए उसको जीवित बना के रखती है। दूसरा और पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, राइबोसोम। तो राइबोसोम झिल्ली रहित अंगक होते हैं। पहले लाइन तो यही इंपॉर्टेंट लाइन है कि राइबोसोम में बिना झिल्ली के होते हैं, ये बात जानना है। जो साइटोप्लाज्म के अलावा, साइटोप्लाज्म तो होते ही हैं, है साइटोप्लाज्म में होते ही हैं, उसके अलावा ये किसमें और पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट में, और तीसरा किसमें पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाई जाती है। तो कुल मिलाकर बोले कि साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब जगह में भी पाई जाती है राइबोसोम। जब राइबोसोम के बारे में आएगा तो इसके बारे में और डिटेल जानेंगे। अभी तो ये जानने की झिल्ली रहित होती है, और ये साइटोप्लाज्म के अलावा चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट, सभी में पाई जाती है। एक ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में होती है, ये कौन, राइबोसोम। बाकी उसके अलावा यूकैरियोट के क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी क्या होती है, ये राइबोसोम होती है, तो उसको भी हमें जानना है। ठीक है, तो इसके आगे और देखें। अब ओवरव्यू कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर से कुछ बातें जानते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए, जैसे सबसे छोटी जो कोशिका अभी तक डिस्कवरी किया गया था उसमें, है ना, माइकोप्लाज्मा का नाम है। तो माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई की होती है, लेंथ इसका कितना रहता है, 0.3 माइक्रोमीटर। सबसे बड़ी जो अभी तक कोशिका खोजी गई है शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, मतलब, है ना, उसका साइज हम देख भी सकते हैं, यहाँ पर इतना बड़ा साइज में रहता है, देखो हाथ से ऐसे रखने पर इतना बड़ा दिखाई देता है। शुतुरमुर्ग ही कितना बड़ा रहता है, बहुत बड़ा रहता है। उसका गर्दन को देखना, गर्दन और टांगे बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है, और उसका मांस जो है ना लोगों को टेस्टी लगता है, इसलिए उसको मार मार के खा रहे हैं, इससे जैव विविधता की हानि हो रही है। ठीक है, लेकिन उसका अभी हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सेल को जानेंगे कि शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ी पृथक की गई एक कोशिका है ना। उसके अलावा सबसे लंबी कोशिका, लंबी वर्ड यूज कर रहे हैं, लंबी, तो लंबी का मतलब होता है हमारी तंत्रिका कोशिका होती है। लॉन्गेस्ट सेल हमारे अंदर जो प्रेजेंट रहती है वो सेल होती है तंत्रिका कोशिका, क्या, सबसे लंबी। उसके अलावा बैक्टीरिया वगैरह की साइज के बारे में बात करें तो जो है ना 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर के साइज में होते हैं। और यहाँ पर हमें एक जानना है कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर होते हैं, ये भी हमें जानना है। ठीक है, इसके अलावा वन, यदि ऐसा वर्ड यूज करें तो हमें जानने आना चाहिए
1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर। तो ये सब चीज़ें जो रहती है उसको हमें जानना चाहिए, है ना, तभी हम आगे का कुछ है ना कैलकुलेशन वाले जब भी आते हैं तो उसे बना पाएंगे। ठीक है। उसके अलावा मानव रक्त कोशिका की जो रहती है ना 7.0 माइक्रोमीटर व्यास की होती है, डायमीटर इसका ऐसा रहता है। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ पर एनसीईआरटी अलग से लिख के दिया नहीं है, लेकिन ये जो डायग्राम दिया है उसके नीचे में लिखा है कि 10 से 20 माइक्रोमीटर होती है यूकैरियोटिक सेल। वायरस वगैरह सबका साइज दिया है, तो मैथ्स द कॉलम वाले क्वेश्चन में साइज से क्वेश्चन पूछेंगे तो है ना बताएंगे कि मैं देखो टिपिकल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में 1 से 2 माइक्रोमीटर लेंथ होता है इसका। पीपीएलओ में देखना 0.1 माइक्रोमीटर होता है। प्लूरोनिमोनिया जैसे जीव, प्लूरोनिमोनिया जैसे जीव होते हैं तो 0.1 माइक्रोमीटर की होती है। और इसके अलावा वायरस वगैरह और जो रहते हैं 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर के होते हैं, मतलब बहुत छोटे से भी छोटा है। ठीक है। तो इन सब का साइज अलग अलग दिया गया है, सबका डायग्राम भी दिए हैं, है ना। देखो माइकोप्लाज्मा वगैरह का डायग्राम है, ये शुतुरमुर्ग के अंडे का, तंत्रिका कोशिका का, बैक्टीरिया का, आरबीसी का, सबका डायग्राम दिया है यहाँ पर। ठीक है। इसके अलावा है ना इसमें कौन कैसे टाइप की दिखाई देती है उसको भी जानते हैं हम लोग कि सेल दिखती कैसे है। क्या सभी सेल एक ही जैसे टाइप की दिखाई देंगी या अलग अलग टाइप की भी रहती हैं सेल, तो उसको भी जानते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ से कि सेल जो है अलग अलग हो सकती है, इसमें कैसे रहेंगी तो बदलेंगी कैसे, तो कार्यों के आधार पर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सेल का आकार जो है किस पर निर्भर करती है, तो सेल का आकार उसके काम करने पर निर्भर करेगी। भाई एक बात बताओ, है ना, जैसे लंबी दूरी ट्रैवल करना है कोई भी चीज़ों को तो वैसी टाइप का उसका स्ट्रक्चर बना रहेगा, है ना। और इधर शॉर्ट दूरी तय करना है कोई चीज़ों को तो उसका टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे मान लो किसी को हैंड बनाना है सेल को, उस टाइप के यहाँ पर बने हुए सेल हैं। मेरे ब्रेन के अंदर में न्यूरॉन्स है तो न्यूरॉन्स अलग ही सेल है। तो सेल जो रहेगी कार्य जहाँ पर जैसे होंगे उसके हिसाब से रहेगा वो। जैसे कि यहाँ पर प्रोटेक्शन करना रहता है, स्किन का जो सेल है यहाँ पर लेयर जो है वो, तो प्रोटेक्शन करना है तो उस हिसाब से बना हुआ है। यहाँ पर मैसेज को ट्रांसमिट करना है तो न्यूरॉन्स वैसे बने हुए हैं। मसल सेल अलग बने हुए हैं, हार्ट सेल अलग बना हुआ है, सब सेल अलग अलग तरीके से बने हुए रहते हैं। तो कार्यों के आधार पर अलग अलग प्रकार के सेल हो सकते हैं। तो कोशिकाओं का आकार जो है कैसे हो सकता है, डिस्क आकार का हो सकता है। दूसरा पॉलीगोनल हो सकते हैं, बहुभुजी होती है ना, बहुभुजी हो सकते हैं। तीसरा स्तंभाकार भी हो सकते हैं। चौथा घनाकार भी हो सकते हैं। पांचवा थ्रेड लाइक हो सकते हैं या फीते के जैसा भी होते हैं। या छठवां नंबर इरेगुलर भी हो सकते हैं, अनियमित भी हो सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार की सेल है, अलग अलग प्रकार के हैं यहाँ पर सेलों का स्ट्रक्चर रहती है। जैसे यहाँ पर देखो नर्व सेल है, ठीक है। नर्व सेल जो रहती है लॉन्ग रहती है और ब्रांच रहती है। एनसीईआरटी ने है ना ब्रेकेट कर करके यहाँ पर ऐसे लिखे हैं सबको। ये ब्रांच लॉन्ग रहती है, लॉन्ग का मतलब लंबी और ब्रांच का मतलब शाखित रहती है ये। ठीक है। और भी सेल्स के बारे में जानते हैं, ये ग्लैंड्स ब्लड सेल वगैरह के बारे में। देखो ब्लड सेल में जो आरबीसी वगैरह आते हैं, रेड ब्लड सेल, तो रेड ब्लड सेल का शेप जानते होंगे, राउंड होती है मतलब गोल रहती है उसकी, और दूसरा रहती है उसका द्वितलाकार मतलब बाइकॉनकेव भी रहते हैं, बाइकॉनकेव। ठीक है। ट्रैकिड वगैरह के बारे में बात करते हैं हम लोग, ट्रैकिड या वेजल्स के बारे में। जो स्क्लेरेंकाइमेटस सेल रहती है ना, वो क्या रहती है, लॉन्ग रहती है और क्या रहती है, नैरो रहती है, लॉन्ग एंड नैरो। ट्रैकिड वगैरह जो सेल होते हैं जो जाइलम वगैरह बनाती है ट्रैकिड, ये सब चीज़ क्या रहती है, लॉन्ग एंड नैरो। मीजोफिल सेल होते हैं, मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल कैसे रहते हैं, राउंड दिखाई देते हैं, राउंड, है ना, गोल दिखाई देते हैं मीजोफिल सेल जो रहती है वो, है ना। उसके अलावा और भी सेल्स रहते हैं ना, टिश्यू वगैरह, ये सब स्ट्रक्चर का ही बात है। जो भी ब्रैकेट में लिखा है सबको जानना है हमें। एपिथेलियल सेल रहती है ना, कॉलुमनर सेल रहती है। कॉलुमनर सेल का मतलब ये कॉलम के जैसे यहाँ पर ऐसे रहेंगे, ऐसे कॉलम के जैसे स्तंभाकार कोशिकाएं, लंबी रहती है ये। ठीक है, ये कॉलुमनर सेल होते हैं। तो सबका जो ब्रैकेट में लिखा है उन्हीं को हमें याद रखना है। तो अलग अलग सेल की अलग अलग कहानी है और सब लोग अलग अलग दिखाई देते हैं, तो कौन लंबी कौन ब्रांच्ड वाली, तो उसको लिख के देंगे, हमें बनाने आना चाहिए हमें। ठीक है, कि कौन सी सेल ऐसे दिखाई देती है। तो जनरली इतना ठल्हा टाइप का क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं, है ना, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि कौन सी सेल कैसे दिखाई देती है। तो यहाँ सब देखते हैं कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब इनको हम पढ़ने वाले हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिकाओं को। तो देखते हैं यहाँ से कि क्या होती है। तो यहाँ से हम लोग डिफरेंस जानने वाले हैं किसके किसके बीच में, तो प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में जानने वाले हैं हम लोग,
और दूसरा क्या जानने वाले हैं, यूकैरियोटिक के बीच, कैरियोटिक सेल। तो ये मत बोलना कि सर शुरू में तो हिंदी में लिखते हो, अब कहाँ से इंग्लिश में अब लिखने लग गए। तो भाई एक बार बताने की जरूरत पड़ता है ना, कि हिंदी में इसको ये बोलते हैं और इंग्लिश में ये है करके। अब एक बार बताने के बावजूद भी तुम उसको याद नहीं रख पाओगे, तो भाई ये सब चीज़ की तैयारी करना छोड़ दो। क्योंकि एक बार में दिमाग कैचअप नहीं करता कोई चीज़ों को, तो कहाँ से डॉक्टर बन पाएंगे, कभी नहीं बनेंगे, है ना, कुछ भी नहीं हो पाएगा हमारा। समझ आ रहा है, इसीलिए ना इतना दिमाग को शार्प रखना है कि एक ही बार में कैचअप करने का। क्योंकि देखो मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ही बोलते हैं, ठीक है, बस लिखा हिंदी में था उसको, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, ऐसा जानते हैं। तो प्रोकैरियोटिक, यहाँ से ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना शुरू होता है। तो प्रोकैरियोटिक होते हैं यूनिसेलुलर, और जबकि यूकैरियोट क्या होते हैं, ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और क्या होती है, ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं। मतलब एक कोश की एंड बहु कोश की दोनों हो सकते हैं, ये सबका एग्जांपल भी बता चुका हूं मैं, ठीक है। मतलब यूकैरियोटिक ना मल्टी सेलुलर होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर दोनों हो सकते हैं, जबकि प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर ही होते हैं, है ना। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑलवेज, ठीक है, हमेशा ये क्या रहते हैं, एक कोश की ही रहेंगे। और देखिए एक कोश की कैसे रहेंगे, तो प्रोकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें पहले बात तो बिना झिल्ली या झिल्ली रहित कोशिकांग पाए जाते हैं, झिल्ली को रहित कोशिकांग, झिल्ली रहित कोशिकांग है यहाँ पर, झिल्ली रहित क्या है यहाँ पर, कोशिकांग। और यही झिल्ली रहित कोशिकांग की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट। जबकि यहाँ पर क्या लिखेंगे, झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं ये, झिल्ली युक्त कोशिकांग। मतलब बोल सकते हैं कि सेल के अंदर में जो स्ट्रक्चर होंगे, मतलब सेल के अंग होंगे, है ना, उसी का हम तो क्या बोलेंगे, कोशिकांग। तो कोशिकांग रहेगी कहाँ पर, तो ये सेल के अंदर में रहेगी, उसी को हम लोग कोशिकांग बोलते हैं, कोशिका के अंदर का भाग है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिकांग बोलते हैं। तो झिल्ली रहित कोशिकांग पाए जाते हैं, उसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग है ना। इसमें सत्य न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, असत्य न्यूक्लियस पाए जाते हैं, असत्य न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, फाल्स केंद्रक। और एक केंद्रक जो रहती है, केंद्रक झिल्ली रहित होती है, ये भी झिल्ली रहित केंद्रक यहाँ की कैसी है, झिल्ली रहित है। जबकि यहाँ पर कैसे पाए जाते हैं, सत्य केंद्रक रहते हैं, सत्य केंद्रक। और ये केंद्रक कैसे रहेंगे, केंद्र की झिल्ली या केंद्र में झिल्ली युक्त होते हैं, तो झिल्ली युक्त लिखेंगे, झिल्ली युक्त केंद्रक पाई जाती है, किसमें झिल्ली युक्त केंद्रक है, तो यूकैरियोट्स में, ठीक है। उसके अलावा इसके जो केंद्रक रहते हैं उसका नाम है अलग से, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड या बोलते हैं जीनोफोर। न्यूक्लियोइड या जीनोफोर होते हैं, तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें रहती विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, डीएनए तो रहते हैं लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहती इसमें। जबकि इसके न्यूक्लियस को हम लोग है ना प्रॉपरली ट्रू न्यूक्लियस बोलेंगे, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस रहेंगे इसमें क्या रहेंगे, हिस्टोन प्रोटीन रहेंगे, हिस्टोन प्रोटीन। और उसके अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी रहेगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन एनएचपी बोलते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। उसके अलावा यहाँ पर है ना बहुत सारी चीज़ें रहती है, आरएनए है ना, डीएनए, सब चीज़ रहते हैं इसमें, ठीक है, मतलब ट्रू न्यूक्लियस है। यहाँ पर का जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट राइबोसोम को जानते हैं हम लोग। साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट राइबोसोम है वो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होते हैं, टाइप होते हैं, है ना, ऑफ राइबोसोम। 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होती है, कहाँ वाली, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स की होती है। जबकि यूकैरियोट के जो साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म बोल रहा हूँ ना अभी, साइटोप्लाज्म में 80S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो हम यहाँ से एक वो निकालेंगे कि देखो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात जानेंगे कि राइबोसोम जो रहेगी, ये राइबोसोम है ना, दोनों में राइबोसोम ऐसा कोशिकांग, ऐसा कोशिकांग है, कोशिका के अंग जो दोनों में होंगे, दोनों में मतलब, दोनों में मतलब प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होंगे, तो राइबोसोम जो होती है वही, है ना, राइबोसोम जो क्या होगी, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंस है प्रोकैरियोट यूकैरियोट सेल में,
तो यहाँ पर ये जानना है कि इसके जो साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम है 70S टाइप के हैं, जबकि इसके साइटोप्लाज्म में रहने वाले लोग क्या है 80S टाइप के। जबकि इसके दूसरे जगह में भी राइबोसोम पाए जाते हैं, उन लोग 70S रहते हैं, 80S नहीं रहता। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, प्लास्टिक के अंदर में जब राइबोसोम पाए जाएंगे ना, वो 70 वाले रहते हैं, जबकि इसके साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले राइबोसोम क्या होते हैं 80S रहते हैं। और इसका हम सब यूनिट के बारे में बात करें तो इसका सब यूनिट जो रहता है 70S वाले लोग 50S प्लस 30S से मिलकर बना रहता है। और ये क्या होते हैं आगे चल के जानेंगे। तो इसका सब यूनिट ये दो चीज़ों से मिलकर बना रहता है, जबकि इसका सब यूनिट की बात करेंगे तो 80S बना रहता है किससे 60S प्लस 40S से। ये नीट 2025 में पूछा गया क्वेश्चन भी है ना, कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक राइबोसोम कैसे कैसे टाइप के होते हैं, है ना, तो इसको हमें जानना है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस होगी। अब हम लोग जानने वाले हैं प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंस के बाद में यहाँ से फिर से देखते हैं कि अब यूकैरियोटिक जो सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल को तो जानेंगे, तो यूकैरियोटिक सेल के बारे में फिर से हम लोग समझते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में ओवरव्यू पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ओवरव्यू में क्या क्या चीज़ें हैं उसको भी जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग डिफरेंस करेंगे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में जानते हैं हम लोग कि किसमें क्या क्या चीज़ें होती है, डिफरेंसेस क्या होती है इसकी। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में। यहाँ पर मैं कोशिकांगों का नाम लिख रहा हूँ, कोशिकांग, या बोल सकते हैं कोशिका के भाग बोलूँगा, कोशिकांग नहीं बोलूँगा, कोशिका के भाग बोलूँगा। क्यों? क्योंकि कोई कोई कुछ कोशिका के अंदर में रहेंगे, कुछ रहेंगे बाहर में। तो सबसे पहला प्लांट सेल में हम लोग बात करते हैं, तो प्लांट सेल में देखें कि इसमें रहेगी सेल वॉल, मतलब कोशिका भित्ति। तो प्लांट में तो ये प्रेजेंट रहती है, जबकि एनिमल में क्या रहती है, ये अब्सेंट रहती है। प्लांट में प्रेजेंट है, एनिमल में अब्सेंट होती है ना। उसके अलावा और भी देखेंगे हम लोग, तो और भी जाने यहाँ से। दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो रहती है ना, वो दोनों में प्रेजेंट रहती है। तो दोनों में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा राइट का निशान लगा रहा हूँ। तीसरा है ना, इसके अलावा और क्या होती है, वैक्यूल्स के बारे में बात करें। वैक्यूल्स का मतलब होता है रिक्तिका। तो रिक्तिका प्लांट सेल में तो प्रेजेंट रहती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं रहती, लेकिन कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं प्रेजेंट वैक्यूल जो है ना। उसके अलावा यहाँ पर और भी बात करें, प्लास्टिड के बारे में बात करें, तो प्लास्टिड प्रेजेंट होती प्लांट सेल में, एनिमल सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होती। प्लास्टिड का मतलब क्लोरोप्लास्ट जो रहती है वो, है ना, लवक। उसके अलावा और बात करें हम लोग, इसमें जो डिफरेंसेस है उसको पहले लिख रहा हूँ मैं, है ना। बाकी सेंट्रियोल जो होती है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहती, जबकि एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, छठवां नंबर और भी बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो दोनों में रहती है, प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में। उसके अलावा और भी बात करें तो गोल्जी अपरेटस, अपरेटस ये भी क्या रहती है, ये दोनों में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, यहाँ से हम लोग ये पांचवा नंबर को ज़्यादा याद रखेंगे, क्योंकि पांचवा नंबर जो है ना, एनिमल में प्रेजेंट है, प्लांट में नहीं है। और बाकी इन लोग तीन लोग तो किस में है, ये और ये तीनों प्लांट में है, एनिमल में नहीं है ना। उसके अभी क्वेश्चन के रूप में भी देखेंगे भी। आठवां नंबर, इसके अलावा गोल्जी बॉडी के अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस को अभी है ना रहने देते हैं, न्यूक्लियस से पहले माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह को जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या रहती है, दोनों में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। उसके अलावा और भी हम लोग जानते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम, तो लाइसोसोम प्लांट में नहीं रहते, एनिमल में होते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डायग्राम, एनसीईआरटी डायग्राम के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर लाइसोसोम प्रेजेंट रहती है प्लांट में। ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम दिया है, दो एनसीईआरटी ने डायग्राम बना के दिया है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डायग्राम, डायग्राम के हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो डायग्राम देंगे तो क्वेश्चन बना सकते हैं जनरली, है ना। वैसे क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं। तो एनसीईआरटी के जो डायग्राम है, एनसीईआरटी के, उसके हिसाब से लाइसोसोम प्रेजेंट होती है प्लांट में, जबकि एनिमल सेल में, है ना, सीधा सीधा तो प्रेजेंट ही रहते हैं, इसी में एब्सेंट रहती है। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से क्या है, प्रेजेंट रहती है। तो क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, तो क्वेश्चन आएगा तो नहीं कोई आंसर देना है ना। हालांकि लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया उसके हिसाब से हमें आंसर दे सकते हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम दिया है तो सीधा सीधा बताएंगे, लेबलिंग वाले क्वेश्चन में तो प्रेजेंट रहती है ना, देख भी सकते हैं। लाइसोसोम के अलावा और भी प्रेजेंट होती है माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज, तो माइक्रोबॉडीज जो रहती है ना, प्लांट सेल में
दोनों में प्रेजेंट रहती है माइक्रो बॉडीज जो है, माइक्रो बॉडीज इसमें भी प्रेजेंट रहती है, इसमें भी प्रेजेंट रहती है, ठीक है। और इसके अलावा और देखते हैं हम लोग, इसके आगे और देखें 10वां नंबर के बाद में 11वां देखते हैं हम लोग। माइक्रो बॉडीज के अलावा न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। तो न्यूक्लियस जो रहती है प्लांट सेल और इधर क्या है एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में न्यूक्लियस होती है, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये जानना है कि यहाँ पर प्लांट के फ्लोयम के स्यूटोब एलिमेंट्स में क्या रहते हैं एलिमेंट्स, स्यूटोब एलिमेंट्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं चालनी नलिका तत्व। चालनी नलिका तत्व में एब्सेंट रहती है, नलिका तत्व में एब्सेंट रहती है कौन, न्यूक्लियस जो है एब्सेंट रहती है। तो इसको हमें जानना है, तो यहाँ से हम जानेंगे कि न्यूक्लियस जो है प्लांट के स्यूटोब एलिमेंट्स मतलब चालनी नलिका तत्व में क्या रहती है एब्सेंट है, बहुत है ना इंपॉर्टेंट है ये, है ना, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर भी एनिमल सेल में तो जनरली प्रेजेंट होती है, बट मैमल्स जो रहते हैं स्तनधारियों के आरबीसी में रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस क्या होती है एब्सेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट होती है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है अपवाद। तो अपवाद है दो लोग, है ना, एक होती ऊंट के आरबीसी में रहती है और दूसरा लामा, भेड़ जैसी दिखाई देती है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में पाई जाती है लामा। तो ऊंट और लामा में क्या होती है प्रेजेंट रहती है इसके आरबीसी में, इसके आरबीसी में प्रेजेंट होती है कौन न्यूक्लियस, जबकि बाकी के आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट रहते हैं। कहाँ पर स्तनधारियों के आरबीसी में रेड ब्लड सेल मतलब लाल रक्त कोशिकाओं में, ठीक है। तो न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस के बारे में हमें जानना है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा मतलब 12वां नंबर और देखते हैं, जैसे माइक्रो बॉडीज हम लोग यहाँ पर पढ़े हम लोग, माइक्रो बॉडीज जो रहती है दोनों में प्रेजेंट रहती है। उसके अलावा और भी है ना कई स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे लाइसोसोम तो हम लोग जान गए, लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बेसिकली यही सब चीज़ होते हैं ज़्यादातर। उसके अलावा गैस वैक्यूल्स वगैरह और भी जो रहती है कुछ स्ट्रक्चर, उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ते। हम लोग यहाँ पर देखें 11वां नंबर के स्ट्रक्चर तक, है ना। उसके अलावा थोड़ा बहुत और जानते हैं हम लोग किसके बारे में, सीलिया फ्लैजिला के बारे में जानते हैं, सीलिया एंड फ्लैजिला। तो ये प्लांट सेल में एब्सेंट रहती है, एनिमल सेल में सीलिया फ्लैजिला जो रहती है प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो सेंट्रोसोम सेंट्रियोल इन सब के बारे में हम लोग जान चुके। क्रोमोसोम के बारे में है ना, न्यूक्लियस के अंदर में रहती है, तो क्रोमोसोम जो रहती है यहाँ पर क्रोमोसोम भी लिख सकते हैं। तो क्रोमोसोम तो सब में रहती है क्योंकि गुणसूत्र नहीं रहेंगे तो पूरा है ना, मतलब आनुवंशिकी का इकाई होती है इसके अंदर गुणसूत्र वगैरह, तो ये गुणसूत्र का होना जरूरी है। तो दोनों सेल में प्रेजेंट रहती है, प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में, ठीक है। इसके अलावा 14 नंबर और देखते हैं, राइबोसोम को देखते हैं। तो राइबोसोम जो रहती है क्या रहती है, दोनों में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। इसमें भी प्रेजेंट रहेगी, उसमें भी प्रेजेंट रहेगी। उसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोलस होती है, न्यूक्लियोलस को हम लोग केंद्रिकाएं बोलते हैं, केंद्रिका ये भी क्या रहती है, दोनों में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में सेल प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है कौन, केंद्रिका। तो इसको भी हमें जानना है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग आउटलाइन देखे। इसमें अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे कि देखो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन देखें हम लोग, तो है ना ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, कौन सा कोशिकांग केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट है, ठीक है। ऑप्शन देंगे यहाँ पर राइबोसोम, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा ऑप्शन देंगे सेंट्रियोल, चौथा ऑप्शन देंगे वैक्यूल। तो यहाँ से हम आंसर बता सकते हैं, है ना, आंसर बताना है कमेंट करके। यहाँ पर ये क्वेश्चन और भी दे सकते हैं हम लोग कि कौन सा, सेम क्वेश्चन में कौन सा कोशिकांग दोनों में पाई जाती है, दोनों का मतलब प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट है, इससे हम क्वेश्चन ले सकते हैं। इसमें भी ऑप्शन बनाने की जरूरत नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ हमें लिखना पड़ेगा, है ना, कि कौन कौन से लोग आते हैं, जो नहीं आता उनको बस ही मतलब कौन सा कोशिकांग जो रहेंगे दोनों में रहेंगे, जो नहीं रहेगा दोनों में उसको बस लिखना है, मतलब जो नहीं रहेंगे दोनों उसको हटा देना है, बाकी जो रहेंगे उसको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इससे ही है ना रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात और जानते हैं हम लोग कि देखो हम लोग कोशिकांगों के बारे में तो पढ़े,
है ना कोशिकांग के बारे में, लेकिन सभी कोशिकांग के अलग अलग और भी है ना स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस होती है। तो कोशिकांगों के बारे में जो भी इतना सारा पढ़े उसमें कुछ कोशिकांग अलग रहेंगे, कुछ कोशिकांग अलग। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। तो ऐसे कोशिकांग जिसमें दोहरी झिल्ली होती है, झिल्ली युक्त कोशिकांग पढ़े थे, तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांगों के बारे में जानते हैं। दोहरी झिल्ली युक्त कौन कौन होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एम पी है ना, एन से याद रख लेना है। एम पी एन का मतलब, एम का मतलब यहाँ पर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। पी का मतलब है यहाँ पर प्लास्टिड, प्लास्टिड में आते हैं कौन, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट भी जो रहती है दोहरी झिल्ली से घिरी हुई रहती है। उसके अलावा एन का मतलब होता है यहाँ पर न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो रहती है केंद्रक, वो क्या रहती है, वो भी दोहरी झिल्ली से घिरी हुई रहती है। और उसके अलावा एक और स्ट्रक्चर जो रहती है वो है ना माइक्रो बॉडीज, वो बहुत सारी झिल्ली से घिरी रहती है। तो यहाँ पर जानेंगे माइक्रो बॉडीज। तो इसमें क्या रहती है, बहुत सारी झिल्ली, बहुत सारी झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग। एनसीईआरटी ये बात को पहला लाइन ही लिखा है माइक्रो बॉडीज में कि बहुत सारी झिल्ली से घिरी कोशिकांग है ये, बहुत सारी झिल्ली से घिरी हुई कोशिकांग। ये डबल मेम्ब्रेनस वाला बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है यानी दोहरी झिल्ली से घिरी हुई कौन कौन रहती है वाला। तो माइक्रो बॉडीज जो है बहुत सारी झिल्ली से घिरी होती है। उसके अलावा झिल्ली रहित भी होते हैं। झिल्ली रहित मतलब जो कोई भी झिल्ली से घिरे हुए नहीं रहते। तो झिल्ली रहित कोशिकांगों के बारे में जानते हैं, उसके एग्जाम्पल कौन कौन है। झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं एग्जाम्पल, तो सबसे पहला होती है राइबोसोम, जो इसको बनाती है, राइबोसोम है ना। और दूसरा होती है कौन, न्यूक्लियोलस, इसको बनाने वाली जो संरचना है राइबोसोम। देखो न्यूक्लियोलस खुद बिना झिल्ली की रहती है, वो बिना झिल्ली वाले ही बनाती है राइबोसोम को, ठीक है। मतलब बिना झिल्ली के है तभी तो बिना झिल्ली वाली बना रही है राइबोसोम को, तो इससे यही बनती है, इसलिए ये भी क्या है, बिना झिल्ली की ये भी है ना। उसके अलावा तीसरा सेंट्रियोल, सेंट्रियोल भी क्या होती है, बिना झिल्ली की ही होती है ना, बिना झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग। बशर्ते ये है कि ये जो रहती है ना राइबोसोम और न्यूक्लियोलस, ये प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट है, दोनों में प्रेजेंट। जबकि ये क्या है, ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। मतलब बोल सकते हैं कि यह केवल किसमें होती है, जंतु कोशिकाओं में होती है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग जो केवल जंतु कोशिकाओं में होती है लेकिन बिना झिल्ली की होती है। ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या आएगा, सेंट्रियोल आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा कौन सा कोशिकांग जो बिना झिल्ली की होती है लेकिन सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है, पूछेगा तो सेंट्रियोल नहीं आएगा क्या। या ऐसा पूछेगा कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो बिना झिल्ली के होते हैं, तो बिना झिल्ली में तो 3 लोग हैं, लेकिन ऐसा कौन सा कोशिकांग जो बिना झिल्ली के होते हैं लेकिन सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, पूछेंगे तो सेंट्रियोल है। ऐसा कौन सा कोशिकांग जो है ना एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं लेकिन झिल्ली रहित होते हैं, ऐसा पूछेंगे तो राइबोसोम और न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका और राइबोसोम होती है। तो ये है। बाकी जो और आती है चौथा नंबर, एकल झिल्ली वाली होती है ना। और बाकी नंबर लोग क्या है, एकल झिल्ली से। तो जो बच गया वो सभी क्या है, एकल झिल्ली से घिरी है। तो इसके एग्जाम्पल को खुद ही लिखना है ना। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पर, है ना। पूरा बात देखें हम लोग, क्या क्या देखें यहाँ से हम लोग देखें, ये जो सेल रहती है वो सब चीज़ क्या कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे रहती है उसको हम लोग जान गए, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, देखो ये जो सेल वाल है वो प्लांट सेल में है, इसमें एब्सेंट है। सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में है, वैक्यूल्स है, प्लांट में है, एनिमल में एब्सेंट है। प्लास्टिड है, प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं है। तो कौन सा कोशिकांग प्लांट में होता है, कौन सा कोशिकांग नहीं होता वाला क्वेश्चन पूछते हैं, कौन किस में होता है। तो प्लांट सेल में कौन होती है और एनिमल सेल में कौन होती है, वो पूछना है। तो देखना यहाँ पर सेंट्रियोल वाला जो पोर्शन होता है ना, सेंट्रियोल वो एनिमल सेल में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में एब्सेंट। जबकि लाइसोसोम भी क्या है, एनी प्लांट सेल में एब्सेंट है और एनिमल सेल में प्रेजेंट है। उसके अलावा सेल वॉल, वैक्यूल्स और प्लास्टिड जो रहती है प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट रहती है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ से, प्लांट और एनिमल में कौन कौन सा सेल जो है एब्सेंट होती है, प्रेजेंट होती है, ये सब चीजें जो है जानना है हमें, ठीक है। तो ये सब चीज क्वेश्चन का आंसर देना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांगों के बारे में जानना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली जो लाइन है ना। एमपीएन से याद रख लेना, है ना। एमपी मतलब कैपिटल होता है, मतलब पूरे भारत देश का क्या है, एमपी राज्य जो है सेंटर में है ना। तो ये इससे याद रख लेना, एन से, एमपीएन से याद कर लेना, या एनपीसी या पी से कुछ भी हम लोग ट्रिक लगा सकते हैं, तो याद रखना इसे। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस क्या होती है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। बाकी ये बहुत सारे झिल्ली से, झिल्ली रहित वाले लोग से कई बार क्वेश्चन पूछा। राइबोसोम को देखना,
प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन में कई बार राइबोसोम को झिल्ली रहित कोशिकांग, झिल्ली रहित कोशिकांग, ठीक है। और ऐसा कोशिकांग है जो सभी यूनिवर्सल भी है, यूनिवर्सल मतलब चाहे प्रोकैरियोट हो यूकैरियोट सभी में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पूरा एक ही क्लास के अंदर में पढ़ेंगे, और उसके अलावा यूकैरियोटिक सेल का हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे आगे, है ना। पूरा सबके बारे में एक एक जितने भी हम सेल मेम्ब्रेन प्याज से लेकर पूरा जितने भी सेल वॉल से लेकर हर एक चीज़ जो हम लोग पढ़े अभी देखे, प्लांट सेल, एनिमल सेल, इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, अगले क्लास में। यहाँ को नीट जोन KWD को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि, है ना, ये सब चीज़ हमें देखने को मिले फ्री में, ठीक है। थैंक यू।